अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हम उन मसाइल पर बात करते हैं, उन सवालात का आपको जवाब देते हैं जो कि आप हम तक इरसाल करते हैं और उनको जांचते हुए देखते हैं कि आपको कितना मसला लाहक है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका फौरी हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हकीम फरहान तारिकी साहब आपको उन्हीं चीज़ों का हल बताते हैं एक आसान अंदाज में, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो हकीम साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हकीम साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से ईमेल्स मौसूल हो रही हैं, जिस तरीके से हमें पेज पर कमेंट किया जाता है कि ये मसला ऐसे था, ये हल होता चला गया, तो उसके लिए अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। हकीम साहब, सवालात का अगर सिलसिला शुरू कर दें, क्योंकि टाइम कम होता है, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा है। टाइम तो एक एक्यूरेट है हमारे प्रोग्राम का, लेकिन टाइम कम, कहते हैं ना कि सवालात इतने ज़्यादा होते हैं कि हम पूरे अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो इजाज़त अगर आपकी हो तो सवाल को शुरू किया जाए। ठीक है जी। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनकी वालदा की उम्र 64 साल है, 64-65 के तकरीबन बराबर है। तो उन्होंने कहा कि उनको बलगमी खांसी है और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अच्छा, दवाई इस्तेमाल करने के बाद सीने का दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन खांसी में कोई फ़र्क नहीं आता और बलगम वैसे का वैसे ही उनके जमा रहता है सीने पे। और समटाइम ऐसा होता है कि सर की तरफ वो उसकी फरावानी रहती है बलगम की, जिसकी वजह से सर में भी दर्द होता है। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। उस्ते खुत्तूस सही। 25 ग्राम ले लें, उसका सफ़ूफ बना लें। बादाम 25 ग्राम उसके साथ में, दोनों को मिला के सफ़ूफ कर लें। 5 मुनक्के लेके इन्होंने आधे कप पानी में उबाल लें। जब एक जोश आ जाए तो उसको छान लें। उस्ते खुत्तूस और बादाम का जो सफ़ूफ है मिक्स, 2 चुटकी उसमें मिला के सुबह नहार मुँह पीना है, शाम 5 बजे पीना है, रात सोते वक्त पीना है, सिर्फ 1 हफ्ते हो गया। आम जो जड़ी बूटियों का जो शानदार मार्केट में मिल जाता है, वो रात को सोते वक्त पूरा 1 कप पिलाना है इन्हें। सही है। सुबह में इनको सिर्फ दालचीनी का कहवा अंडे के तेल से सीने पे मालिश करनी है। ये 1 हफ्ता करें, मुझे फिर कैफियत के बारे में बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा उम्र है इनकी, इसीलिए तेज़ चीज़ें इनको दे नहीं सकते। एतदाल के साथ चीज़ें दिए, जिससे ना इनको गर्मी लगेगी, ना इनका ब्लड प्रेशर का कोई इशू होगा, ना घबराहट होगी। और अल्लाह ने चाहा तो इनका स्लोली ग्रेजुअली इनका मसला हल हो जाएगा। 1 हफ्ते में बहुत कैफियत बेहतर हो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद फीडबैक ज़रूर दे दें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, हर 5-10 मिनट बाद उनको भूख लगती है, लेकिन जैसे ही वो रोटी खाती हैं, आधी रोटी के बाद पेट भर जाता है, यानी भूख खत्म, लेकिन पेट साथ साथ फूल भी जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको भूख लगती है और यही कैफियत उनकी मुसलसल बरकरार है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। काज़िब भूख होती है ये। होता यह है कि जिस वक्त मैदा बलगम से भरा हुआ होता है, उस वक्त यही होता है। तो इनको ये चाहिए, पीपली आती है ना, पीपल जिसको कहते हैं, इतनी बड़ी डंडी होती है वो, उसको तोड़ के, ठीक है ना, और तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा अदरक, इतना ही बड़ा टुकड़ा, और थोड़ा सा शहद। शहद इसलिए कि गुड़ वाला नहीं है काम, ये बेरी का शहद ले लें। सुबह 1 कप इसका कहवा पिएं और शाम को 1 कप इसका कहवा पिएं। सही ना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैफियत में तब्दीली आएगी, लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स इनकी कराई में तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं प्रॉपर देख के बता दूं कि क्या है। और साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा हकीम साहब एक चीज, कि इनको चलने फिरने से सांस फूल जाता है जब सोकर उठती हैं, तो जिसम आंकड़ा हुआ होता है कि उठने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, अब ये आ गया ना, बिल्कुल सही। ठीक, ठीक है। सुबह नहार मुँह 1 कप गर्म पानी में 8 से 10 कतरे लीमू का ये इसमें मिला के इनको पिलाने, नहार मुँह। ठीक है। बाकी जो चीज़ें बताई वो वैसे ही करें। 1 हफ्ते बाद कैफियत बताएं फिर। सही, सही, सही। अच्छा हकीम साहब, अक्सर और बेशतर नज़र का धुंधलापन हो जाना, ये किस वजह से होता है और इससे कैसे बचा जाए? मतलब अचानक से एकदम से सब धुंधला हो जाता है, फिर एकदम से सही हो जाता है। क्योंकि आजकल अगर आप वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो वो टूवर्ड्स टू आप वो ब्रेन हैमरेज और वो आपको ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, लेकिन इसकी असल वजूहात क्या है? थोड़ा सा आप रोशनी डालेगा इस पर। दिमागी कमज़ोरी होता है, मोबाइल का गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कंप्यूटर्स लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑफिस में लोग बैठे होते हैं 8-8 घंटे, उनका काम होता है। तो ये मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। समटाइम्स ये होता है कि लड़कों में, मर्दों में जरियान की वजह से भी होता है।
मुर्गन बादी ग़िज़ाएँ खाने से भी होता है, मिर्च मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाने से भी होता है, कब्ज़ होने की वजह से भी होता है। बहुत सारी कैफ़ियत हैं और हर आदमी के लिए अलग अलग मसले मसाइल होते हैं। इसलिए जिस वक्त वो क्लिनिक पे तशरीफ़ लेके आते हैं मरीज़, तो उनसे पूछा जाता है बाकायदा कि आपको ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, ये सारी बातें उनसे पूछी जाती हैं। तो उसके बाद फिर तशख़ीस की जाती है। बहरहाल मैं एक सिंपल सा नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ जो कि कुलियतन सबके ऊपर इंशाअल्लाह लागू है। 2 अदद अखरोट कागज़ी ये इन्होंने खाने हैं सुबह नहार मुँह 1 कप दूध के साथ, और बग़ैर छिलके के बादाम। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप 1 कप पानी उबालें, 10 बादाम उसमें डाल दें, 1 मिनट बाद आप उसको हल्का सा टच करेंगे तो छिलका अलग हो जाएगा। 10 बादाम बग़ैर छिलके के ये शाम में तकरीबन 5-6 बजे खा लें। 20 दिन कम से कम ये अमल करें, फिर मुझे कैफियत से आगाह करें। सही सही सही। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनका ESR बढ़ा हुआ आया रिपोर्ट्स में, और क्या ये क्योरेबल है या नहीं है? अगर है तो वो कैसे होगा सही? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो सेडिमेंट रेट होता है ये ESR, तो इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह खैर करने वाला, हो जाता है, बढ़ जाता है और ठीक भी हो जाता है। अल्लाह के नहीं नहीं, ब्लड का होता है। ओके, ब्लड का है। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। ये शाहतरा ले लें थोड़ा सा, ठीक है, बाज़ार से मिल जाता है, पंसारी से, किसी से भी। उसको 1 खाने का चमचा तकरीबन 1 गिलास पानी में उबालें, और उसके बाद 1 कप सुबह 1 कप रात ये पिएं। तमाम किस्म के गोश्त और अंडा बंद कर दें, यानी मछली, मुर्गी, बीफ, मटन कुछ नहीं खाएंगे, अंडा भी नहीं खाएंगे। सिर्फ इन्होंने सब्जियों पर गुजारा करना है और दालों पर। सही, ये करें, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। उसके बाद कैफियत बताएं। अच्छा, 1 महीने अगर राब्ता नहीं होता तो कम से कम ये 1 महीने इस्तेमाल करके अपना दोबारा जो है ना ESR कराएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा रिपोर्ट सही आएगी। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी हकीम साहब, 2 सवालात हैं, उसको मैं जामे कर से के आपसे पूछ रहा हूँ कि एक भाई जिन्होंने एंजियोग्राफी करवा ली है 2 वॉल्स की, अब वो कह रहे हैं कि मजीद इसके लिए कुछ बताएं कि एंजियोग्राफी उनको ना करवानी पड़े, और एक भाई ने लिखा है कि उनको एंजियोग्राफी की तजवीज़ की गई है, तो क्या इलाज ऐसा है कोई हिकमत में कि मैं एंजियोग्राफी से बच जाऊँ? देखिए, एंजियोग्राफी बुनियादी तौर पर है क्या, पहले तो लोगों को समझने की ज़रूरत है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ये 2 चीज़ें हैं, और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एंजियोग्राफी वो हल्का सा बोर करते हैं यहाँ पर या फिर हाथ में, इन दोनों के चार्जेस भी डिफरेंट हैं। अच्छा, अब उन्होंने बोर करने के बाद हार्ट से पिक्चर्स उन्होंने कैच करनी है, थोड़ी वीडियो बनानी है इंडोस्कोपी, मेडिकल इंडोस्कोपी के ज़रिए। फिर वो डायग्नोज करते हैं कि जी इस वक्त हार्ट की सिचुएशन ये है, इतनी शरियानें खुली हैं, इतनी बंद हैं, हार्ट की पोजीशन ये है। वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं बशमूल वीडियो। फिर वो आप जनाब कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, वो फिर बताते हैं कि जी क्या होगा। या तो वो मेडिसिन दे देते हैं, या फिर वो बताते हैं जी स्टेंट डलेगा, ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट होगा, वट एवर जो भी है, एंजियोप्लास्टी होगी। तो एंजियोग्राफी तो बेसिकली एक टेस्ट है, हल्का सा बोर करते हैं वो, बहुत मामूली सा, और उसके बाद वो ट्यूब अंदर डाल के कर लेते हैं। तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सही है। अगर आप एंजियोग्राफी नहीं करवाना चाहते तो आप इको करवा लें, उससे भी हार्ट की अच्छी सिचुएशन पता चल जाती है कि क्या है। सही। अच्छा, तो लोग ये एंजियोग्राफी को एंजियोप्लास्टी समझते हैं कि वो स्टैंड डाल देंगे इसमें, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों के चार्जेस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सबसे पहली तो बात ये है, अगर करवा सकते हैं आराम से एंजियोग्राफी तो करवा लें। सही। अगर नहीं करवाना चाहते तो आप इको करा लें। अच्छा, अब आप आ रहे हैं दूसरे स्टेप पे। अगर किसी शख्स ने अपनी एंजियोग्राफी कराई है, उसके 2 वॉल्व बने हैं, 3 वॉल्व बने हैं, जो भी हैं, स्टैंड नहीं डला हुआ अंदर, समझ लीजिएगा, तो हम उसका इलाज करते हैं, क्योंकि हमारी अद्वियात बहुत तेज़ हैं। अगर किसी के स्टैंड डला हुआ है, हम वो अद्वियात देते हैं तो वो उसको गला देगा, और वो एक अच्छी रकम उसके ऊपर लगी हुई होती है। तो वो स्टैंड जिसका डला हुआ था, हम उससे बहुत अच्छे तरीके से माजरत कर लेते हैं कि जी हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर किसी ने सिर्फ सिंपल एंजियोग्राफी कराई है और उसके हार्ट के 2 वॉल्व 3 वॉल्व बंद आए, तो उनको फिर हम अद्वियात दे देते हैं। जी ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब, एक मसला जो कि कहते हैं कि इंसान की शादी के बाद एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाजे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि उस दिन एक वाक़या आंखों से गुजरा
कि एक साहब ने बेटी पैदा होने पर अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो आप कौन होते हैं? बेटी जिसने दी है वो बेटा भी दे सकता है, जिसने बेटा दिया वो बेटी भी दे सकता था। तो उन्होंने अपने वाइफ को डिवोर्स दे दी क्योंकि तुमने पहला बेटा पैदा नहीं किया। हालांकि ये मर्द पर मुनस्सर होता है, बेटी होना या बेटा होना। एक भाई ने लिखा है कि उनकी ज़ौजा का मसला ये है कि उनकी 4 दफ़ा अबॉर्शन हो चुका है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा उनका हमल ठहरता नहीं है, और अब वो डर चुके हैं कि वो दोबारा ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि औलाद को खोना चाहे वो 2 दिन का हो, 2 महीने का हो या 2 साल का हो। उन्होंने साथ ये लिखा कि हकीम साहब ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि वो भी वालिद हैं बच्चों के, तो मुझे कुछ इलाज तजवीज़ कीजिए ताकि हम भी इस नेमत से मालूमाल हो जाए। लेकिन दरख्वास्त ये है कि ये रहम के खालिसतन नकाइस हैं। सही। अच्छा, इसमें होता ये है कि रहम जो कंसीव है उसको कैरी नहीं कर सकता। सही। इस वजह से वो ब्लीड कर जाता है। सही। समटाइम्स ये होता है कि वो उसका मुंह खुल जाता है, ठीक है ना, उस वजह से भी ये होता है, लेकिन है ये रहम का ही मसला। सही। सही है। अब इसमें एक पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि कंसीव हो रहा है। सही। सही। दैट मीन्स कि खातून में और मर्द में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। सही। रहम का मसला है, उसके लिए ये है कि मैं अर्ज़ करूँगा कि किसी भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से या तो इलाज करवा लें। सही। नहीं तो फिर व्हाट्सएप कर दें, मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो आप रिपोर्ट्स अपनी भेज दें, मैं देख के मेडिसिन यहाँ से अरसाल कर दूंगा। एक बात समझ लीजिए, 3 से 4 माह का कोर्स होता है ये पूरा। सही। ये हर माह कैफियत बताते हैं, उसके हिसाब से प्लस माइनस किया जाता है नुस्खे के अंदर, लेकिन अल्लाह के फजल से ये मामला सेट हो जाता है। रहम इस काबिल हो जाता है कि वो बच्चे को कैरी कर सके। ठीक 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 ठीक। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो अपने टाइम पर, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी अकोमोडेट करते थे, चीज़ों को समझते थे और इवन तो उसका आंसर भी करते थे। लेकिन कुछ माह से उनकी दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, ना सिर्फ वो चीज़ें भूलते हैं बल्कि फ़राइज़ सरंजाम देने में भी उनको जो है वो ऑफिस के हों, घर के मामलात हों, कोई भी चीज़, तो उसमें भी वो अपने आप को नाकिस फील कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाता ये काम। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब से बोलें कि सबकी रहनुमाई करते हैं, मेरे लिए भी रहनुमाई कीजिए और मुझे कुछ ऐसा नुस्खा दें कि मैं जैसा पहले था वैसा ही हो जाऊं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। भाई की उम्र 31 साल है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। सही। बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। सही। अच्छा, नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने आधा पाव देसी घी और आधा पाव आपने उसके अंदर सूजी लेनी है। अच्छा, सूजी को आपने उसमें लाइट ब्राउन कर लेना है घी के अंदर। सही है। उसके बाद आप छोटी इलायची वगैरह उसमें ऐड करके उसको साइड पे रख दें। 25 ग्राम पिस्ते नोट कर लें, 25 ग्राम पिस्ते, 50 ग्राम मगज़ अखरोट, ठीक है, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और पाँचों मगज़ भी 50 ग्राम। ये सारे आइटम लेके इसका बारीक सफूफ बना लेना है। सही है। बतरीक हलवा जैसे होता है। सही। आपने उसको सुर्ख करके बाहर निकाल लिया, थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके बाद ये तमाम अज्जा, अगर शुगर है तो बेरी का शहद 50 ग्राम मिला लें। इंसाफ को बेरी के शहद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 ग्राम कलील मिकदार में। अगर शुगर नहीं है तो आधा पाव ही शहद डलेगा इसके अंदर। ये शहद और जितने मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताई एक साथ डाल के हल्की आंच पर इसको भून लें। बस जब धुआं निकलना शुरू हो तो बंद कर दें। सही है। इसको आप जार में सेव कर लें। 2 चमचे आपने सुबह और 2 चमचे आपने रात। सही है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है इनके वेट के ऊपर। अगर इनका 90 प्लस है तो 2 चमचे ले लें, अगर इनका बिलो है 75-80 kg है तो फिर 1 खाने का चमचा लें। 1 कप दूध से सुबह और 1 कप दूध से रात। ये 1 माह खा लें, दुआएं देंगे। बच्चे आधा चमचे से 1 चमचा उम्र के हिसाब से। अच्छा, जो बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र है तो उनको मोशन ना लग जाए तो 1 चाय का चमचा ही लें, लेकिन लें दूध से। ये बेहतरीन है, मुक़व्वी आसाब भी है, याददाश्त के लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत से वो लोग जिनके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और उनको यूरिन बार बार आता है, उनके लिए भी बेहतरीन है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और हकीम साहब, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आपसे सवाल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत।
और जनाब वेलकम बैक प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनके असाब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके सामने अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है तो उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और समटाइम तो ऐसा होता है कि दिल की धड़कन के साथ उनको खौफ आने लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ इस तरह, और वो ज़िंदगी जो है उससे बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी रहनुमाई फरमाएं। देखें, आसाबी कमज़ोरी इसकी कई वजूहात हैं। अब इन भाई का क्या मसला है, इन्होंने कोई डिटेल लिखी है या बस सिर्फ इतना ही लिखा है? ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको ये चाहिए कि ये सुबह और रात बकरे की पुट और गर्दन की यखनी बना करके एक एक कप पिएं। दूसरी बात, ग़िज़ा के बाद मौसमी फल ज़रूर खाएं, भले वो फ्रूट चाट बना लें अगर डायरेक्ट फल नहीं खा सकते तो ये करें, ठीक है ना। बकरी का दूध ये कम से कम 1 गिलास इन्होंने 24 घंटे में पीना है, तो इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। बाकी ये कि एक दरख्वास्त है कि जो लोग लिखते हैं कि जी आसाबी कमज़ोरी है, वो अपनी उम्र लिखें। किसी किस्म की अद्वियात खा रहे हैं परमानेंट बेसिस पे, वो लिखें। पेटेंट खा रहे हैं तो इसके साथ साथ मैरिटल स्टेटस लिखें, ये भी ज़रूरी है। फिर किसी किस्म का इनके साथ कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ, सही है ना, या कोई मेजर इंसिडेंट तो ऐसा नहीं ज़िंदगी में इनके साथ नहीं हुआ। अभी एक बच्चा आया मिसाल का, तो थोड़े दिनों पहले, ये 25-26 साल उम्र होगी उसकी, उसके फादर की डेथ हुई थी, बस जब से उस बेचारे की तबीयत ख़राब थी। अब इतना सा कुछ हो रहा था, उसकी हार्ट बीट, जबकि वो अपने कंप्यूटर सेक्शन का इंचार्ज है, सही ना, आईटी में, उसके बावजूद इसके साथ ये होता रहा। बहुत फोकस्ड बच्चा, सही ना। तो ये होता है कि कोई इंसिडेंट भी हो तो अपनी पूरी कैफियत लिखा करें ताकि तशखीस में आसानी हो। हकीम साहब, एक सवाल और भाई ने किया है कि उनकी अच्छा, ये अक्सर वैसे लोगों को होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर्दियों में होता है, और सर्दियों में ये चीज़ होती है कि बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन उनकी ये कैफियत गर्मी में भी जारी रहती है, वो एकदम बिस्तर से उठ नहीं सकते, जिसकी वजह से वो कारोबार पे वक्त पे नहीं पहुंचते। और क्योंकि कारोबार खुलने का एक वक्त होता है और आपके जो लगे बंदे ग्राहक होते हैं वो भी फिर हटते चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिस्तर पर बैठे या लेटे फ़ोन घुमाता हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा कारोबार भी मुतासर हो चुका है। तो हकीम साहब से बोलें कि कुछ ऐसा नुस्खा तजवीज़ कर दें मुझे, या कुछ ऐसी अद्वियात बता दें कि मैं चुस्त तो चौबन होकर ना सुबह अपने काम को अंजाम दूँ और बेड फ़ौरन से पहले छोड़ दूँ। सर्दियों के लिए इनके लिए नुस्खा अलग है और गर्मियों के लिए इनके लिए नुस्खा अलग है। सर्दियों का नोट फरमा लेंगे। सर्दियों के लिए इन्होंने करना ये है कि सुबह में इनके घर में कोई भी 2 अदद नरछुआरे 1 गिलास दूध में उसकी गुठली निकाल के उबाल लें और उसको दूध में ही रहने दें। रात को जब ये मौसूफ सोने लगें तो उसको हल्का सा गर्म करके दोनों छुआरे खा के और दूध पी लें सोने से आधे घंटे पहले। ये पूरी सर्दी इन्होंने यही करना है, यानी तकरीबन 10 से 12 घंटे वो छुआरे दूध में पड़े रहेंगे उबलने के बाद। अच्छा, ये तो हो गया सर्दी। गर्मियों में आ जाए। गर्मियों में इन्होंने ये करना है, मूसली सफ़ेद आती है, मूसली सफ़ेद, हाँ, इसका सफ़ूफ बना लें। रात को सोने से कबल आधा चमचा चाय का 1 गिलास दूध में डालना है। अगर शुगर नहीं है तो उसमें शहद मिला सकते हैं, ठीक है। उसको आप इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो सर्दी और गर्मी में जब भी ये सोकर उठेंगे बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, जिस्म इनका टाइट होगा। 1-2 बातों का इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर इनको कब्ज़ रहता है तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जो कब्ज़ की वजह बन रही हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये पुरखोरी करते हैं या जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर इस किस्म की कोई कैफियत इनके साथ है तो उसको रफ़ा करें। सही मतलब चबा के सही तरीके से खाना खाएं हमेशा और सुकून से। सही से। हकीम साहब, 2 सवालात एक भाई ने अपने ही एक क्वेश्चन में किए हैं। एक तो वो अंदरूनी सिंध काम करते हैं, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मच्छरदानी में सोते हैं, लेकिन फिर भी मच्छर बहुत आते हैं और वो काटते हैं। तो कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिससे मच्छर ना आए। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अक्सर और बेशतर ये होता है कि मच्छरों के ज़्यादा काटने से बुखार हो जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, डेंगू वगैरह नहीं, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में जब मच्छर काटते हैं तो वो फिर जो है प्रॉब्लम ही होती है कि उनको बुखार आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ड्यूटी सही तरीके से उस सर अंजाम नहीं दे पाते। तो उन्होंने कहा कि आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद करें। अल्लाह खैर करने वाला है, अल्लाह मदद करने वाला है, हम क्या करेंगे किसी की मदद। दरख्वास्त ये है कि ये साहब सोने से पहले नीम का तेल थोड़ा सा ले लें और हाथों पे मसल के इस तरीके से पूरे जिस्म पे लगा लें, जो खुले हुए होते हैं।
मिसाल के तौर पर वो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के सोते हैं तो बाकी मांदा जो जगह है उसके ऊपर वो लगा लें, पंजों पे लगा लें अपने, ठीक है, थोड़ा सा पैरों के ऊपर घुटनों तक लगा लें, क्योंकि सोते में लोवर होता है वो ऊपर भी उठ जाता है। तो ये नीम का तेल लगा लें, और नीम का ही तेल जब तक ये वहाँ पर हैं अपनी ड्यूटी पर उसको, अच्छा अब नीम के तेल को पीने का तरीका समझ लें, मैं बता रहा हूँ। खाली कैप्सूल आते हैं, 2 से 3 कतरे उसमें डालें, कैप्सूल को किया बंद और उसको फाँक के फ़ौरन पानी पी लें, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, वो कैप्सूल को फाड़ के बाहर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते कि भाई कौन तेल लाएगा, कौन कैप्सूल लाएगा, तेल तो वैसे वो लेके आएंगे अपने लगाने के लिए, तो 8 से 10 पत्ते नीम के जिस पे बीट ना हो, वो ब्लैक स्पॉट होता है ना मक्खी की बीट, वो ना हो, साफ़ सुथरे पत्ते लें, उसको धो लें, धोने के बाद 1 गिलास पानी में उबाल लें, वो उनका जो शानदार तैयार हो गया। उसमें चीनी या शहद या गुड़ जो भी इनको मिला सकते हैं वो, 1 कप सुबह पी लें, 1 कप रात पी लें, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बुखारों से भी महफूज रहेंगे, और अगर उनको है तो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन ये नीम को लगाएं भी और इस्तेमाल भी करें पीने के लिए, अल्लाह ने चाहा तो इनके दोनों मामला सेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और उनको सर्दी बहुत लगती है। अच्छा, क्योंकि हमारे कराची में तो बनिस्बत सर्दी कम होती है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत होती है और मरी वगैरह जाने का हर एक को शौक होता है। तो उन्होंने लिखा है कि उनको सर्दी का बुखार हमेशा रहता है, 2 कंबल ओढ़कर सोते हैं, ये 2 रज़ाइयाँ ओढ़कर सोते हैं, फिर भी उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बता दें कि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि शादी के बाद उनका घूमने फिरने का प्लान है और वो उनका हनीमून स्पॉइल ना हो जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट खास की है और ऐसे हाथ वाले इमोजीज उन्होंने कोई 150-200 भेजे। इस किस्म के तमाम बच्चों को चाहिए कि कम से कम 10 से 15 पिस्ते वो रोज़ाना खाएं, 5-5 करके, एक साथ न खाएं, क्योंकि किसी का मैदा कमज़ोर भी होता है। 5-5 पिस्ते करके या 7-7, 8-8 करके दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ऐसे 15 पिस्ते उन्होंने खाने हैं। और वही पुराना वाला नुस्खा, पोटो के कबाब, पोटे के कबाब खा लें, पोटे की सालन खा लें, उसको सीख के ऊपर लगा के उसका बारबेक्यू खा लें, जैसे भी खाना है खा लें, 2 पोटे सुबह 2 पोटे रात, ये इन्होंने खाना है। जैसे ही सर्दी शुरू हो और इनको लग गया कि हाँ जी अब मैंने कंबल रज़ाई लेनी है, तो ये 2-2 पोटे शुरू कर दें। और जब ये देखें कि जी अब मुझे कंबल रज़ाई की ज़रूरत नहीं है, मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूँ या बगैर चादर के सो रहा हूँ, तो ये पोटे बंद कर दें, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और कि एक बहन ने लिखा है कि उनकी बच्ची के सर में सिकरी जम चुकी है और सिकरी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हल्का सा अगर उसको नाखून भी लगाते तो वहाँ से पूरा बाल उतर के आ जाता है और नीचे से जिल्द चिकनी होती चली जा रही है। और चिकनी जिल्द में तो फिर ये भी कहा जाता है ना कि फ्लैट स्किन उसके सरफेस हो जाए तो आपका बाल रीग्रो नहीं होते, तो उसके लिए उन्होंने आपसे नुस्खा पूछा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि समटाइम्स ये होता है कि जिस वक्त आप वो पपड़ी या खुरंड या जो उसकी सिकरी है उसको हटाते हैं तो अंदर से ज़ख़म निकलता है। सही सही। वो खुजाने की वजह से नहीं, वो गल जाता है। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा इलाज जो है मैंने मुतअद्दिद बार बताया है, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, खोपरे का तेल 75 ग्राम। अच्छा, खोपरे का तेल 2 आ रहे हैं, एक तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आता है जो पतला ही रहता है सर्दी में भी, और एक जो हल्का सा जम जाता है, एक बिल्कुल जमा हुआ होता है। वो जो हल्का सा जमा हुआ होता है ना, उसको ले लें। 75 ग्राम 25 ग्राम इसके अंदर नीम का तेल मिलाना है। ये आपने मिला के इसका पूरा डाइल्यूट हो गया। अब रात को सोने से कबल इस तरीके से आपने थोड़ा सा हाथ पे रख के यूं पोर्स में लेके और जड़ों पे लगाना है बालों की। ये पूरे सर में आपने लगाना है। 20 से 25 ग्राम तेल रोज़ का लगेगा आपका, ये यानी ये 100 ग्राम आपका 5 दिन चलेगा। आपने आसरा नहीं करना है, रोज़ लगाना है और सुबह में आप जो भी अपने शावर लेते हैं वो लेते हैं आप। सही है। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ और करनी है, बादाम का तेल। ड्रॉपर ले लें, उसमें बादाम का तेल डाल दिया आपने। रात को सोने से कबल दोनों नथनों में 3-3, 4-4 कतरे और नाफ टुंडी 4 से 5 कतरे इसमें रात को सोने से कबल, ये इसमें आपने डालने हैं। सही है। ये करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस्म में तरावट होगी अंदरूनी बैरूनी तौर पर। अच्छा, अब अगर आप ग़िज़ाओं में बारबेक्यू, गरम मसाले, तेज़ सुर्ख मिर्च ये खा रहे हैं तो उसको आप तर्क कीजिए। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि हमारे जिस्म में जो खुश्की बढ़ती है ना, उसकी वजह ये गर्म ग़िज़ाएँ होती है। सही ना।
अच्छा, एलर्जी समटाइम्स ऐसा इनहेरिट भी होती है, सही। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये दोनों काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब वैसे कहते हैं कि जो उस्ताद होता है और जो गिरफ्त रखता है चीज़ों पर, उनको बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है। और वाकई में ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। एक बहन ने लिखा है कि हम बहुत गरीब हैं, हम महंगा इलाज नहीं करवा सकते, जितना हमारी इस्तिताअत थी, जितनी हमारी चादर थी, उतना हमने बच्ची का इलाज करवाया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी बच्ची 12 साल की, उसको पानी की कमी है। मतलब पानी की कमी मुझे नहीं समझ आया। पानी की कमी नहीं, पानी की शिकायत होगी, वो उन्होंने कमी लिखा। पानी की शिकायत होगी, लिकोरिया जिसको कहते हैं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बच्चे वो कुछ फैमिलीज बन जुमलों में भी लिखते हैं, शर्माते हैं। अब मसला तो है ना, अब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होगी तो उसको डिस्कस तो करना है। इसके लिए ये बच्ची नोट कर लें, हमारी बहन, भुने हुए चने बगैर छिलके के, ठीक है, 50 ग्राम, 50 ग्राम सिंघाड़ा खुश्क, 50 ग्राम गोंद बपू, सही है। कितना हो गया ये? 150 ग्राम, सही है। इसमें 75 ग्राम इन्होंने मिश्री लेनी है, ये डालें, इसका सफ़ूफ बनाएं। एक खाने का चमचा 1 कप दूध में महलूल बना के बच्ची को सुबह दें, और 1 खाने का चमचा महलूल बना के तकरीबन शाम को 5-6 बजे 7 बजे उसको दें। अच्छा, इस दौरान इस बच्ची का चिकन बंद कर दें, बाकी कुछ बंद करें ना करें, फ्रेंच फ्राइज अगर खाती है तो वो भी बंद कर दें। मुरगन बाज़ार की तमाम तली हुई चीज़ें ये इसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये सफ़ूफ का महलूल बना के सुबह शाम पिलाएं, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में इसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसको ये कम से कम 2 माह इस्तेमाल कराएं। दूध ज़रा थोड़ा सहता हुआ हो ताकि कब्ज़ ना हो जी। अच्छा हकीम साहब, जब आप मना करते हैं मुर्गा नहीं खाना, तो उसमें देसी मुर्गी भी बिल्कुल बंद कर देते हैं? देखिए, देसी मुर्गी तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मैं तो बाकी की बात कर रहा हूँ, फार्मी की बात हम कर रहे हैं कि जो हम मना करते हैं जिस पे। अच्छा जी हकीम साहब, एक चीज़ और, एक भाई ने बड़ा डिफरेंट सा सवाल लिखा, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि बीमारी होती है और उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, उनके टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम है कि कम है, और साथ ही उन्होंने, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी सोशल मीडिया पर हैं कि उसका एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि बॉडी हेयर्स नहीं होते लड़कों को, ठीक है जी, मतलब चेस्ट हेयर्स नहीं है उनकी टांगों पर और बालों हाथों पर बाल नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत, उन्होंने लिखा है कि मुझे शर्मिंदगी लगती है जब मैं शर्ट वगैरह इसी वजह से हाफ स्लीव्स नहीं पहन सकता। तो उन्होंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से बूस्ट अप हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, और ये बॉडी हेयर कैसे ग्रो होंगे उनके? लड़का है ना? जी 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 बिल्कुल, भाई ने पूछा, मैंने सीखा। अच्छा, दरख्वास्त ये है कि हफ्ते में 1 दफ़ा मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में महीने में 1 दफ़ा ये बाज़ार जाएं और इनको इजाज़त है इस चीज़ की, कटाकट मिलता है वो खाएं, उसमें मगज़ नहीं डलवाना है, बाकी सारी चीज़ें डलवा लें, ठीक है। वो गुर्दे और इसके ऊपर ही मबनी होता है, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर नहीं खा सके कोई ये, तो फिर कटाकट के अलावा कुछ? देखिए जी, ये तो मैंने बहुत आराम से बता दिया आपको। अब इसके अलावा जो चीज़ है वो एक मार्केट में आता है जुंद बेदस्तर, बताता हूँ। ये पानी का बिल्ला, उसके खसिए होते हैं, तकरीबन 1.25 लाख रुपए किलो है वो। अब ये इतना महंगा नुस्खा होगा, ऑफ एयर भी मैंने 1-2 दफ़ा आपसे डिस्कस किया है आपके सवाल पर कि मैं वो नुस्खे बताता हूँ जो पॉकेट एफिशिएंट हो, हर आदमी की दस्तरस में हो। अब मैं इनको बोलूँगा ये वहाँ जाएंगे, अच्छा फिर इतनी महंगी चीज़ है, 2 नंबर मिल गई, फ़ायदा भी नहीं हुआ, इनके 20-25 हज़ार रुपये भी लग जाएंगे और काम भी नहीं होगा। ये आराम से जाएँ, 200-250 रुपये हफ्ते का सदमा है, ये बर्दाश्त कर लें। लेकिन हकीम साहब, इसके लिए आपकी कोई मेडिसिन है? मेडिसिन है हमारे पास, बिल्कुल। तो आपसे फिर वो रुजू कर ले, ज्यादा बेहतर। व्हाट्सएप पर मैं किसी को बोलता नहीं कि मुझसे दवाएं लो। मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर आपको जैसे भाई ने, क्योंकि इन भाई ने बहुत ज्यादा लिखा है कि अच्छा लगता है, वो सारी चीजें तो नहीं रीड आउट, जामे मैंने क्वेश्चन किया। तो भाई आपको अगर कोई ऐसा मसला लाहक है तो बिल्कुल हकीम साहब का नंबर डिस्प्लेड है आपकी स्क्रीन पर, आप इनसे टाइम लीजिए, जाके मिलिए, और फिर आपके जो लेवल है वो बूस्ट अप हो जाएगा। इसी के साथ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम में सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं रूहानियत का सिलसिला। रूहानियत के सिलसिले में हम वही सवालात करते हैं जो कि आपको तकलीफ, जो आपकी ज़िंदगी में मसले आपको लाहक होते हैं, हकीम साहब आपको उसका हल बताते हैं। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनकी वालिदा सरकारी मुलाजमा है
और एक अच्छे ओहदे पर फाइज थी। अच्छा, उसके बाद चंद माह कबल ये हुआ कि उनकी तबीयत अचानक से नासाज हो गई, समझ नहीं आया, हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कुछ अरसे उनको हॉस्पिटलाइज रखा और उसके बाद वो घर शिफ्ट कर दिया। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अपनी मुलाजमत पर गई, लेकिन तबीयत की नासाजगी की वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ी। अब जो उनकी पेंशन आती है वो सिर्फ उनका इलाज होता है और उस इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मामला वहीं से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और इन्होंने साथ ये भी लिखा है कि अभी 12 साल इनकी वालिदा की मुलाजमत के थे। अच्छा, अर्ली रिटायरमेंट। अल्लाह ताला इनके मसाइल हल फरमाए, आमीन। ये सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये 5 किस्म की दालें दालें ठीक है, ये ले लें। ठीक है। अच्छा, रात को सोने से पहले सरहाने रख दें वालिदा के उल्टी साइड पर। सही है। उल्टी साइड पे रखने के बाद जब ये सुबह सो के उठें तो उसके 15 हिस्से कर लें, एक एक पाव 5 दालें लेके, ठीक है, और सरहाने पे रखना है लेफ्ट साइड पर। जब सुबह सो के उठें तो उसके 15 हिस्से कर लें। सही। रोज़ाना एक हिस्सा वालिदा के ऊपर से उतारना है और परिंदों को डाल देना है। सही है। ये 15 दिन तक अमल करें। इस दौरान इनको जो बशारत हो, इस 15 दिन के दौरान कुछ भी ख्वाब में देखे, वो बिल्ली दिखती है, छिपकली दिखती है, कुत्ता दिखता है, सांप दिखता है, जो भी दिखता है वो फिर मुझे बताएं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि अक्सर वो उन्होंने कहा कि जामिया इसका मुझे आंसर दे दें कि अक्सर वो ख्वाब में देखते हैं कि उनके पीछे एक सांप जो है वो आ रहा है, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश करते हैं और फिर किसी ना किसी वजूहत पर उनकी आंख खुल जाती है। तो इस ख्वाब की ताबीर आज तक उनको नहीं मिली, तो वो कहते हैं कि रूहानियत क्योंकि आप गिरफ्त रखते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ख्वाब हमेशा किसी ऐसे शख्स से डिस्कस करें कि जिसको आप समझते हों कि वो उसका सही जवाब दे सके। क्योंकि ख्वाब जो है ना, वो परिंदे के पैरों में एक पर है या एक डंडी है जो आशियाने के लिए होती है ना, और वो अगर उसने छोड़ दिया तो वो गया, ये वाला हिसाब है। तो हमेशा ख्वाब किसी ऐसे आदमी से डिस्कस करना चाहिए, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि इनका जो मसला है, दुश्मन इनके पीछे है और वो इल्म सिफिल करवाना चाहता है इनके ऊपर, वो कर भी रहा है, लेकिन उसका असर इन पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये बच जाते हैं। अगर वो डस लेता इनको, लेकिन वो अमल बाकायदा कर रहा है। अब ये कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ रहे होंगे, या तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, कुरान शरीफ पढ़ते होंगे, कोई ना कोई ऐसा अमल कर रहे होंगे जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने इनको महफूज रखा हुआ है। सही ना। तो ये अपने जो भी मामूलात हैं उसको जारी रखें, उसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा कर लें, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82, ये 11 दफ़ा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पिएँ इसको रोज़ाना, और सूरह कुरैश पढ़ें ये 70 मरतबा, इस नियत से कि इनका ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन ज़ेर रहे। बस ये बहुत तेज़ अमल है। सही ना। अच्छा, एक बात और है कि ये जो भी मैंने अर्ज़ किया है ना, ये अवामी इजाज़त नहीं है इसकी, ये सिर्फ इन भाई के लिए मखसूस है। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, एक बड़ा डिफरेंट सा मामला है। एक भाई ने लिखा कि उनकी ज़ौजा घर छोड़कर चली गई बच्चों के साथ। अच्छा, ना वो खुला का मुतालबा कर रही हैं और साथ साथ वो उनसे बात भी नहीं करी, ना ही उनसे खर्चा ले रही हैं। बच्चों के साथ उनके वालिदैन की तरफ से उनको एक अलहदा घर लेकर दिया गया है जिस पर वो रह रही हैं और अपना गुजर बसर करी बच्चों के साथ। अगर कोई उनसे सवाल करता है कि आपका मियाँ या तुम्हारा मियाँ दूसरी शादी कर ले, तो उस पर वो बरहम भी हो जाती हैं, लेकिन इनसे कोई इनकी बात का कोई आंसर नहीं करी। हर ऐप पर या उनको जहाँ से उनको लिंक हो सकते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो परेशान इस वजह से हैं कि उनकी ज़िंदगी एक जगह पर आकर रुक गई है, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। तो वो कह रहे हैं कि हकीम साहब से पूछे कि क्या किसी ने कोई बंदिश करवाई है या कोई ऐसा मुझसे अमल हो गया कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा इसको रोशनी डालें। ये मसला तो नफ्सियाती लग रहा है। सही सही सही। कि बच्चों को लेके भी चली गई। सही है। शौहर से राब्ता भी नहीं है, वो अगर दूसरी शादी की बात कर रहा है तो उस पर नाराज़गी का इजहार भी हो रहा है। सही सही सही। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके वालिदैन ने बजाय उसको समझा बुझा के भेजते उसको वापस उसको दूसरा घर लेके दे दिया। सही। यानी फैसिलिटेशन कर दी उसको और घर ख़राब करने के लिए काम कर दिया। तो ये मसला रवैयों का और नफ्सियात का है। बार इंसाफ से कहेगा कि मतलब से एक नक्श ले जाएं, वो अपनी दहलीज पे टांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो का मसला हल हो जाएगा। सही सही सही। अच्छा, एक भाई ने लिखा, बल्कि एक भाई ने हकीम साहब ये एक फहरिस्त आई है
जो कि हम जिस डगर पर जा रहे हैं नहीं समझ आती है। अस्तगफिरुल्लाह ताला हमें सबको बचाए बुराई से। कि एक भाई ने लिखा है कि इबादत के लिए मुझे बोला जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसके बाद हर मनफी काम में मेरा दिल लगता है, और वो काम जो कि मना किए जाते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है मेरा दिल करता है कि मैं उन्हीं काम को करूं, लेकिन एक सोच में ये भी आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने जाकर अपने रब को मुंह दिखाना है। तो हकीम साहब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि उनकी नजर सानी करें, उनके मसले पर उनको हल बताएं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। दरख्वास्त ये है कि हमेशा जब भी दो चीज़ें मिलती हैं तो एक तीसरी चीज़ का जन्म होता है। चीनी और पानी जब मिलते हैं तो एक तीसरी चीज़ बनती है जिसको हम शरबत कहते हैं। पत्ती और पानी जब मिलता है तो एक तीसरी चीज़ बनती है जिसको हम चाय कहते हैं। इसी तरीके से जिस्म और रूह का जब मिलाप हुआ तो एक तीसरी चीज़ वजूद में आई जिसको नफ्स कहा जाता है। अच्छा, और जब मौत आएगी तो अल्लाह पाक फरमाता है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। नफ्स मर जाएगा, जिस्म गल सड़ जाएगा और रूह अपने असल की तरफ जाएगी, और रूह अमरे रब्बी है। सही। अच्छा, अब नफ्स क्या है? हम जो भी मनफी उमूर अंजाम देते हैं वो उसके तहत होता है। वो हमें भड़काता है, उकसाता है, वरगलाता है, ऐसे तमाम अनवांटेड काम करने के लिए। सही है। अच्छा, इसकी मिसाल एक कुत्ते जैसी है। ये भौंकता है, भौंकता है, भौंकता है, यानी आपको उकसा रहा है गलत काम की तरफ। आपने एक दफ़ा कर लिया, ये थोड़ी देर ठंडा होकर बैठ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, और फिर इसके भौंकने की शिद्दत भी बढ़ती जाएगी। सही है। आपने एक दफ़ा इसको ग़िज़ा दे दी, यानी एक दफ़ा इसकी बात मान ली, तो फिर आप समझें कि इसके गलबे की तरफ आपका कदम उठ गया। अब आपने हर उस चीज़ से दूर रहना है जो आपको उकसाए, जो आपको सरकशी की तरफ लेके जाए, और वो नफ्सी है। एक दफ़ा आपने कर लिया तो आप उस तरफ चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है कि जो आपका नफ्स के आपने उसके उल्टी तरफ जाना है। अब मेरी बात समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अब हम जहाद अकबर की तरफ जाएंगे। ऐसे ही है, आप तो हाफिज़ कुरान है। अब वो जहाद अकबर क्या था? वो यही था कि अब हर लम्हे तुमने अपने नफ्स के साथ जहाद करना है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखो, वो जहाद जो तुमने जंग लड़ी वो एक मखसूस वक्त तक के लिए, और जो जहाद तुम अपने नफ्स से कर रहे हो वो तुम्हारी हयात तक है, जब तक तुम जिंदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी की जंग है। सही है। सही। तो वो अकबर हो गए, वो हर लम्हे। अब तुम अगर 8 घंटे सोए हो और 16 घंटे जाग रहे हो तो वो 16 घंटे तुम्हारा जहाद है। अच्छा, अब तुमने क्या करा कि जब एक दफ़ा उसको ग़िज़ा दे दी, वो तुम्हारी तरफ दोबारा भौंकेगा और शिद्दत से, फिर दे दी, तो अब तुमने क्या करा कि उसको ग़िज़ा डालते रहे, तो तुमने उस नफ्स को मजबूत कर दिया। अच्छा, ये हमेशा से कुलिया है कि जिस्म में अगर आप अपने आप को अच्छे अमाल की तरफ लेके जाओगे तो आपकी रूह ताकतवर होगी और नफ्स कमज़ोर होगा। और अगर आप अपने आप को गलत अमाल की तरफ लेके जाओगे तो आपका नफ्स ताकतवर होगा और रूह कमज़ोर होगा, रूह मगलूब हो जाएगी, गलबे में आ जाएगी। सही है। तो आपने क्या करना है कि कोशिश ये करनी है कि अपने आप को तमाम ऐसी चीज़ें जो कि तजावुज़ कर रही हो उनसे बचाना है। अब जैसे इस शख्स ने किया कि जी मैंने अगर कोई काम मैं कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, इसका मतलब उसके अंदर ईमान है और अभी वो 50-50 की सिचुएशन पर है। तो इसको चाहिए कि ये फौरी तौर पे कोई भी ऐसा दिमाग में वसवसा आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो वो फ़ौरन अपनी जगह तब्दील कर दे, अपने आप को दूसरी तरफ लगा दे, जिक्र की तरफ ले जाए। अच्छा, इसको मैं इजाज़त दे रहा हूँ, ये सूरह कुरैश पढ़ता रहे। इसके बारे में तो मैं मुतादिद प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। उससे ये होगा कि ये उस तरफ उस कुत्ते को खाना डालने से बच जाएगा और इससे इसकी रूह ताकतवर होगी, तो ये उन चीज़ों से महफूज हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला उसके हाल पर रहम फरमाए, दुआ करेंगे। आमीन आमीन आमीन। दुआ में हमें भी याद रखिएगा हकीम साहब। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। सिर्फ एक बात कि आप जब नफ्स के ताबे आकर ये कहते हैं कि चलो
आज कर लेते हैं, कल हम इसको देख लेंगे कि ये दोबारा गलत है, नहीं करना चाहिए, तो वही आप बढ़ावा दे रहे होते हैं। यानी बुराई को आप जन्म देते हैं और फिर बुराई के दलदल में आप धंसते चले जाते हैं। अगर आपको फील होता है कि आप मनफी सोच के साथ आप एक रूम में बैठे, फैमिली में चले जाएं, दोस्तों में चले जाएं, और सबसे बेहतर चीज़ वज़ू किया है या नहीं किया, पाक हालत में मस्जिद का रुख करें। तो बेहतरीन अमल ये होता है कि आप उस बुराई से बच जाते हैं। और 5 से 6 दिन होते हैं कि आपके गलबा बहुत ज़्यादा होता है, और जिस दिन ये 5 से 6 दिन आपने गुजार लिए तो आप अपनी बॉडी पर गिरफ्त रखने वाले होते हैं। बस यही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप लेकर चलें तो आप ज़िंदगी में कामयाब और कामरान रहेंगे। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।